की स्क्रीन पर है कह रहे कि भारत के संविधान को यह कब लागू किया गया। तो बच्चा जानते हैं साथियों 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों 395, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत तेजी के साथ साथियों आपको जवाब देते जाना है। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया। तो साथियों कब किया गया, मैं कहूंगा 26 नवंबर 1949 को किया गया, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथियों ये तो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था। क्या संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को एक तरीके से लिखा गया था। अगला सवाल देखिए भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के लिए आते हैं। राइट आंसर जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल करेक्ट है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम साथियों सवाल पूछा जाए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर साथियों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। तो या तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 5 वर्ष में होते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है पूछा जाए 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी, 1950 में हुई थी। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, निःशुल्क ये पीडीएफ आप कैसे पा सकते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो साथियों कौन करते हैं, यह काम राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है साथियों, 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में संसद की 2 शाखाएं हैं। तो भारत में जो संसद की 2 शाखाएं हैं, मैं कहूंगा एक लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। साथियों आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए, यानी कि अगर आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आता है तो यह माना जाएगा कि तैयारी आपकी तगड़ी है और आप एक लंबी रेस के घोड़े हो, यानी कि सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हो। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे भारत में समाजवाद शब्द कहां उल्लेखित है। तो संविधान की प्रस्तावना में साथियों ये समाजवाद शब्द उल्लिखित है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में है साथियों। तो आप कहेंगे भाग 3 में। कौन से भाग में मौलिक अधिकार, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 3 में है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है तो कितनी होती है। मैं कहूंगा 250 होती है। कितनी होती है साथियों, 250 होती है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैं कहूंगा साथियों लगभग 31 हो सकती है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए कह रहे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है मैं कहूंगा ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। ये सवाल बहुत टॉप लेवल का है और आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। साथियों देखिए अगर आपने वाकई में इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन का साथियों सोच लिया है तो मैं कहूंगा इस चैनल पर अगर आप नए हैं और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो साथियों रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको साथियों सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बन जाइए इस चैनल के। क्योंकि अगर वाकई में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो कंटेंट आपको दिया जाता है उसको साथियों 100% पढ़िए और हर एक वीडियो को साथियों लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और अगली क्लास में आपके लिए और महत्वपूर्ण लाओ और संभावित प्रश्न लाऊं जो आपको पढ़ाया जाए और वही आपके लिए आ जाए, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है ना। क्योंकि साथियों मेरा टारगेट है, मेरा मकसद है कि हर एक ग्रामीण इलाके से एक घर से जो सिलेक्शन चाहता है उसका हर एक घर से एक सिलेक्शन साथियों हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। यानी कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको साथियों मिले। ठीक है चलिए, और जो मेहनत करता है वाकई में साथियों उसका सिलेक्शन होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति ही भारतीय संसद को संबोधित करते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के पहले आम चुनाव साथियों कब हुए थे। तो मैं कहूंगा 1952 में हुए थे। कब हुए थे साथियों, 1952 में हुए थे। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात चल रही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो मैं कहूंगा भाग 4 में। कौन से भाग में साथियों, भाग 4 में। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाया जाता है। तो मैं कहूंगा असंवैधानिक कानून कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए तो 28 आपको बतला देना है क्योंकि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। अगला देखिए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे। आपको मालूम होना चाहिए, सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो कब किया गया, क्या 1951 को किया गया। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 1951 को ही आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान में पहला संशोधन किया गया। उसके बाद देखिए भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है साथियों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा।
भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा कितनी है साथियों, इसमें से अगर 543 होता तो मैं कहता बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि 543 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संसद में जो हड़ताल का अधिकार है किसके तहत आता है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 19 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? विधायिका द्वारा निर्धारित, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाती है, संविधान के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो मैं कहूंगा संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको संसद सत्र कहा जाता है। क्या उसको संसद सत्र कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है तो आपको बताना है अनुच्छेद 246 में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। साथियों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, आपको मालूम पड़ रहा हो चाहे ना मालूम पड़ रहा हो। आप जब अपने एग्जाम में देने जाएंगे अपने एग्जाम को, तो ये सवाल जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आपका उत्तर आपका मस्तिष्क खुद ब खुद बता देगा। तो बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास के सभी प्रश्नों को देखना है और देखना है आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ये पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। देखिए लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर आपका जवाब 18 वर्ष है तो बिल्कुल सही, बच्चों वाला सवाल था ये। तो अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो मैं कहूंगा कौन सा कार्य नहीं आता है बता दीजिए। कानून बनाना या कार्यपालिका का नेतृत्व करना या न्यायपालिका का संचालन करना? देखिए राष्ट्रपति की शक्ति कहीं ना कहीं कानून बनवा सकता है या उसमें साथ दे सकता है, कार्यपालिका का नेतृत्व कर सकता है, संसद का विघटन कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका का यह संचालन नहीं करता है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। साथियों सभी सवाल मैंने लिए, यानी कि चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, ऐसे नहीं कि सभी कठिन है, ऐसा नहीं कि सभी आसान है, मॉडरेट लेवल के भी यहां पर क्वेश्चंस है। देखिए भारतीय संविधान में जो सेक्युलर शब्द है ये कब जोड़ा गया? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया तो 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 49 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 49 में है। अगले नंबर का सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अगली क्लास और जान लगाकर साथियों मन करता है आपके लिए बनाने के लिए। यानी कि मन ऐसा करता है कि ऐसा आपको पढ़ा दिया जाए, इस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए कि कम मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाए। कम पढ़ाकर साथियों कैसे सिलेक्शन लिया जाता है ये मुझे बखूबी पता है, तो कम पढ़ाकर साथियों आपको आपका सिलेक्शन दिलवाऊंगा जो आपका हक है साथियों। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की यहां पर बात चल रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर करके, भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? मैं कहूंगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए, भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो अगर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैं कहूंगा 25 है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 25 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो तो कौन वोट नहीं कर सकता? मैं कहूंगा राज्यपाल कर सकते हैं, सांसद प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करते हैं बताइए? तो संविधान की अगर संशोधन की अगर बात करें तो यह संविधान कहीं ना कहीं आंसर आपका हो जाएगा। क्या संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पर संसद होता तो साथियों संसद लगाना ज्यादा यहां पर बेहतर हो जाता। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। अगला सवाल है, करके किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 19 बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? अनुच्छेद 19 आपको यहां पर याद रखना होगा। अब उसके बाद देखिए, कह रहे अगला सवाल है, कह रहे भारत के संविधान में जो संघीय संरचना है इसको किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया बताइए? तो मैं कहूंगा यहां पर अगर साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 1 आप लोग ध्यान रखिए,
रखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 1 में किस बात का जिक्र किया गया है, तो संघीय संरचना का जिक्र किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत की परिभाषा क्या है? तो भारत क्या है साथियों? एक भारतीय संघ है, केवल हिंदुस्तान नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, यानी कि सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक लोकसभा संसद किस राज्य से है? तो साथियों किस राज्य से है ये आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगले नंबर का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है, यानी कि अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, क्या संविधान की व्याख्या करता है, चुनाव की प्रक्रिया करता है, राज्यों की शक्तियों के बारे में बताता है? नहीं साथियों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए इसी चैनल पर आपकी एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हिंदी के पूरे साथियों 20 सवाल लिए जाते हैं, जैसे इस बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जीएस प्लस करंट अफेयर के पूरे 20 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं, और मैथ की अगर बात करें तो मैथ के भी लगभग 10 से 20 क्वेश्चन साथियों लिए जाते हैं। वैसे 20 एग्जाम में आते हैं, तो ये साथियों 80 क्वेश्चंस का आपका मॉडल पेपर होता है। मैं कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूं डेली एक मॉडल पेपर देने की। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस बार 100% 39,000 वैकेंसी में से आपका एक सिलेक्शन हो जाए, तो मैं कहूंगा इस फुल मॉक टेस्ट वाली क्लास को साथियों मत छोड़ा करिए। मेरा मानना है कि अगर आप जिस चीज को डेली करते हैं उस चीज में आप महारती हो जाते हैं, उस चीज में आप एक्सपर्ट निपुण हो जाते हैं। तो अगर आप डेली 20 सवाल पढ़ोगे, डेली 20 जीएस के पढ़ोगे, डेली 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट देखोगे, मैथ के कॉन्सेप्ट देखोगे, तो मैं कहूंगा इन 4 विषयों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, निपुण हो जाओगे। और जब यही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, तो मैं कहूंगा पेपर आप बहुत आराम से साथियों फोड़ दोगे, पेपर आप बहुत आराम से क्रैक कर दोगे। और यही तो आप चाहते हो, क्योंकि देखिए बेहिसाब पढ़ना एक तरीके से जो डायरेक्शन है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ना पढ़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो मैं कहूंगा कि डेली क्लास लिया करिए। चलिए, तो बाकी आप खुद समझदार हैं और अभी समय है तो पढ़ लीजिए, वरना फिर बाद में पछताए होत क्या, यही कहा जाता है ना। तो चलिए, इसलिए अभी समय है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, और मैं भी आपके लिए पूरा लगा हुआ हूं। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो मैं कहूंगा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनके जो दायित्व होते हैं ये संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, करके संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो साथियों भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद के विशेष सत्र को बुलाते हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 85 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, करके भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राइट आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, कहने के साथियों भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। चलिए भाई, तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर आपका जवाब 1950 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको यह साथियों याद रखना है, आपको यह मालूम होना है क्या कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्ष का होता है साथियों? 65 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष का ही तो होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है? यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संविधान में संशोधन की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में यह बात की गई है? तो अनुच्छेद 368 में यह बात की गई है। अगला देखिए, भारत में संविधान के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है बताइए? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो होती है साथियों वो 30 वर्ष की होती है। कितनी होती है? वो 30 वर्ष की होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल करेंगे, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का विवरण किया गया है? तो यहां पर अनुच्छेद 246 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का विवरण किया गया है। अगले नंबर का सवाल है, बहुत तेजी के साथ साथियों सवालों के यहां पर आप लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में, क्या साथियों, कम से कम समय में आपको ऐसा कंटेंट दूं जिस कंटेंट को साथियों पढ़ के आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लें और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है? तो मैं कहूंगा संविधान के किस भाग में? तो संविधान के भाग 1 में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस सदन के सदस्यों का
चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है। तो मैं कहूंगा साथियों, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए आयु सीमा क्या होगी? तो आयु सीमा क्या होती है साथियों? 21 वर्ष होती है। कितनी होती है साथियों? 21 वर्ष होती है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? तो धन की कमी की स्थिति में साथियों वित्तीय आपातकाल लागू होता है। कौन सा वित्तीय आपातकाल लागू होता है? यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? तो मैं कहूंगा साथियों जो शिक्षा का अधिकार है, यह आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। आपको याद रखना है, आपको मालूम रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास हैं? तो साथियों ये किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। यानी कि संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 543 है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। या आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कह रहे भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? तो यह सवाल अगर साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 30 याद रखना है। क्या याद रखना है साथियों? अनुच्छेद 30 आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 30 के तहत किया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक से संबंधित एक तो अनुच्छेद 30 है और एक अनुच्छेद 29 है। यानी कि ये दो अनुच्छेद का संबंध माइनॉरिटी से है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और साथियों बताइए कि सवाल का जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सिंपल सा जवाब है इसका 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, कह रहे कि संविधान के में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। क्या 2/3 बहुमत होना चाहिए अगर संविधान में संशोधन चाहते हैं? उसके बाद देखिए साथियों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जा सकता है? तो यह कब पेश किया जा सकता है? केवल संसद के सत्र के दौरान किया जा सकता है। यह आपका सबसे सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, क्या आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख की यहां पर बात की गई है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख का कार्य क्या है? बताइए, तो क्या कार्य है? क्या आपका सही जवाब यहां पर हो सकता है? तो संविधान की व्याख्या करना। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक काम होता है संविधान की व्याख्या करना। ये आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कानून का अधिकार नहीं, संविधान संशोधन का अधिकार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कौन सा अधिकार? मैं कहूंगा संविधान में संशोधन का अधिकार ये संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो किसकी होती है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो संसद की, लोकसभा और निर्वाचन आयोग की, या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य की, या राज्यपाल की? तो यहां पर आपका राइट आंसर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे कि भारत में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के द्वारा लागू की जाती है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाता है? उसके बाद देखिए, कह रहे कि कितनी बार, क्या भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो कितनी बार की जा चुकी है? मैं कहूंगा 2 बार की जा चुकी है। कितनी बार साथियों? 2 बार की जा चुकी है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो यह जिम्मेदारी साथियों किसके पास है? मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के पास यह जिम्मेदारी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो देखिए, अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है, तो किसी आपातकालीन स्थिति में मैं कहूंगा नहीं, दोनों सदनों में विवाद में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और इसको बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? तो किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है, ये आपको यहां पर
बताना है। मैं कहूंगा लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए तो ये इनका काम थोड़ी ना होता है। राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए बिल्कुल साथियों ये काम होता है राज्यपाल का, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो वो राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो क्यों की गई है? मैं कहूंगा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, चुनावों की निगरानी करने के लिए नहीं साथियों, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ही की गई है। यह आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है? तो मैं कहूंगा 15 दिनों के अंदर साथियों संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए संविधान में अनुच्छेद 370 जो है ना, ये किसके संबंध में था? तो मैं कहूंगा ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से साथियों संबंधित था। आंसर आपका ए हो जाता है। खैर अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए कौन सी संस्था है? तो इस काम के लिए साथियों कौन सी संस्था है? मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसे है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों किसको है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपातकाल को लागू करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास ही है। किसके पास साथियों? राष्ट्रपति के पास ही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यह आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत में संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो किसके पास साथियों अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? मैं कहूंगा राष्ट्रपति के पास होती है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मैं कहूंगा साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 58 यहां पर आपका राइट आंसर होगा। क्या साथियों? अनुच्छेद 58 आपका राइट आंसर होगा। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप्स वगैरह है ना उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। उन ग्रुप्स में साथियों ये पीडीएफ को डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन करते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इनकी जो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत होता है। निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूं दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये इसका सबसे सही और सटीक जवाब होता है। भारत में किसने सर्वप्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में संविधान सभा के लिए संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी किसी में भी संविधान संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जा रहा है संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? तो संविधान के तहत काम करती है। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो अगर आपके एग्जाम में ये डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों में संसद का विघटन होता है। राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, न्यायिक नियुक्तियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करने का कहीं ना कहीं इनके पास शक्ति नहीं होती है। तो ये आपका राइट आंसर। अगला देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 131 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है? तो संघीय और राज्य कानूनों की स्थिति, न्यायपालिका के आदेश, राष्ट्रपति के आदेश या नागरिक अधिकारों की स्थिति। तो आपका अगर ये एग्जाम में सवाल आता है तो मैं कहूंगा आंसर आपका, मैंने आपको बता दिया है कि संविधान में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है। तो संघीय और राज्य कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है। अब ये साथियों अंतिम सवाल मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए दे रहा हूं, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। स्क्रीन पर कि क्रय का साथियों विलोम क्या होता है मुझे बताइए। देखिए अगर हम क्रय की बात करें, क्रय का मतलब होता है कोई चीज खरीदना, खरीदने का विलोम क्या हो जाएगा? बेचना, और बेचना किसको कहा जाता है? विक्रय कहा जाता है। क्रय मूल्य का विलोम विक्रय मूल्य, क्रय का विलोम विक्रय हो जाएगा। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों उदय का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा साथियों सूर्यास्त, ठीक है ना, यानी कि सूर्य अस्त हो गया। आपने सुना होगा सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदय, और उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है साथियों अग्ग का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो अग्ग का विलोम क्या होगा? अग्ग का विलोम साथियों विग्ग होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अंधेरे में तीर चलाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। अंधेरे में तीर चलाना साथियों देखिए इधर उधर करना नहीं, टाल मटोल करना नहीं,
व्यर्थ श्रम करना नहीं, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। यानी कि लक्ष्य विहीन प्रयास करने को क्या कहा जाता है? अंधेरे में तीर चलाना कहा जाता है। उसके बाद देखिए मीठी छुरी चलाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? आकर्षित करना नहीं, विश्वासघात करना। बिल्कुल साथियों, मीठी छुरी चलाने को क्या कहा जाता है? विश्वासघात करना, एक तरीके से इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए गाल फुलाने का मतलब क्या होता है बताइए? साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां से आपकी एसएससी जीडी 2025 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। डेली आपको साथियों ये क्लास दी जाएगी। देखिए मैं कोशिश करता हूं डेली आपको क्लास दूं, लेकिन किसी दिन मैं एसएससी जीडी 2025 के लिए क्लास नहीं दे पाता हूं, तो साथियों आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, क्लास आपको बहुत मिल जाएगी। ठीक है ना? मतलब कुल मिला के डेली मिल जाया करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, अगर किसी दिन नहीं हो पाए तो भाई माफ कीजिएगा। चलिए भाई, गाल फुलाने को क्या कहा जाता है? रूठना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूठना कहा जाता है। उसके बाद देखिए कुछ लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द की अगर मैं साथियों बात करूं तो आप मुझे क्या बताएंगे? कुछ लाभ पाने की चाह को क्या कहा जाता है? लिप्सा कहा जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। जो पहरा देता है उसको रक्षक कहेंगे, उसको सेवक कहेंगे, उसको प्रत्यागत कहेंगे, या उसको प्रहरी कहेंगे। तो उसको तो साथियों प्रहरी कहा जाता है जो पहरा देता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों को चुनना। यानी कि आपको कुल मिला के इतनी सी बात बताना है कि अभूतपूर्व का मतलब क्या होता है बताइए? जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभूतपूर्व नहीं, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभूतपूर्व नहीं साथियों, जो पहले घटित ना हुआ हो उसको कहा जाता है अभूतपूर्व। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि सांसारिक कैसे लिखा जाता है। तो सांसारिक की अगर बात करती हो गया साथियों एक तरीके से सान, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सारिक। तो सांसारिक ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। राइट आंसर आपका डी के साथ। अगला सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? तो ये तो परिस्थिति हो गया, ये भी गलत है। परिस्थिति की अगर बात करें, ये आपका पारिस्थिति लिखा हुआ है, पारिस्थिति लिखा हुआ जो कि गलत है। परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि इनमें से कालिदास, आपको बताने कि इनमें से सही वर्तनी किसकी है। यानी कि कालिदास कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो कालिदास आप कैसे लिखते हो? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखता है कि ऐसे लिखते हो? बिल्कुल साथियों, जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में कालिदास लिखा हुआ है सेम टू सेम आप ऐसे ही लिखते हैं। अब उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य इसमें से मुझे बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा। देखिए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, यह शुद्ध वाक्य है। मुझे तो नहीं लग रहा है। इस समय सर्दी गलत लिखा हुआ है। दोष तुम्हारा है, दोष गलत लिखा हुआ है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती, ये आपका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि शुद्ध वाक्य इन चारों में से जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, फिर से आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य। देखिए यहां पर अगर बात करें शुद्ध वाक्य की, अगर बात करें साथियों, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, ये शुद्ध वाक्य होगा। या खुदा की कसम गजब हो गई, नहीं गजब हो गया, गलत है। इस लड़की का चाल नहीं, इस लड़की की चाल, ये होना चाहिए। यहां की हवा पानी बहुत खराब है, यहां की हवा पानी बहुत खराब है, ये होना चाहिए। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है। अगला सवाल है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य मुझे बता दीजिए कौन सा अशुद्ध वाक्य है, बताइए। देखिए, उन्होंने अफवाह फैलाई, ये तो सही लग रहा है। शर्मा जी बुलाए हैं, मुझे मत मारो, ये सही लग रहा है। बुराई से बचो, भी देखिए शर्मा जी बुलाए हैं, ये गलत है। शर्मा जी ने बुलाया है, ये होना चाहिए, और शर्मा और जी अलग होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब आपके सामने खाली जगह है, आपको बताना है कि इस खाली जगह में यहां पर वाला कौन सा शब्द आएगा, बता दीजिए। तो यहां पर साथियों क्या आपका सही जवाब हो सकता है? देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए, हमने अपने सामान्य की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। सामान्य थोड़ी ना आएगा, सामान यहां पर आना चाहिए। और सामान कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि हमें अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि प्रकृति कुपित होकर अपना रूप दिखाती है, इस स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए प्रकृति कुपित होकर अपना रूप दिखाती है, ठीक है ना? तो अपना कैसा रूप दिखाएगी? अपना साथियों विनाशकारी रूप दिखाएगी। तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है, ये होना चाहिए, या दुर्साध्य है, ये होना चाहिए। दुस्साध्य या दुस्साध्य है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो मैं कहूंगा यहां पर अगर बात करें कि कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है, ये जो ऑप्शन नंबर डी में है ना साथियों, ये यहां पर बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए अग्नि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है साथियों, मुझे बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। साथियों अगर बात करें आपकी जो परीक्षा है एसएससी जीडी की, देखिए एसएससी जीडी 2025 की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो लगभग साथियों जनवरी महीने में शुरू हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो समय है वो सिर्फ दिसंबर 2025 तक का है, ठीक है ना? तो साथियों जितने भी अभी दिन बचे हैं, जितने भी अभी महीने बचे हैं, अगर आप लगकर क्या डट कर साथियों तैयारी कर लेते हैं चैनल से, तो मेरा वादा है साथियों आपसे कि आपको कोई माई का लाल इस एग्जाम में पछाड़ नहीं सकता, ठीक है ना? यानी कि अगर बात करें एग्जामिनर हिंदी के कहीं से क्वेश्चन उठा कर देते, जो सिलेबस आपका है ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा।
मैथ का कहीं से उठाकर क्वेश्चन दे दे, रीजनिंग का चाहे जितना कठिन क्वेश्चन देगे, मैं सब कुछ आपकी तैयारी करवाऊंगा। यानी कि मेरा एक टारगेट है, मेरा टारगेट साथियों क्या है, मेरा टारगेट यह है साथियों कि आपका हिंदी में 20/20 यानी कि 20 सवाल बिल्कुल सही करके आओ। मेरा मानना यह है कि इंग्लिश रीजनिंग की अगर बात करें 20 में से 20 आप बिल्कुल सही करके आओ, मैथ की बात करें 20 में से आप 20 बिल्कुल सही कर, क्योंकि ये आपका तरीका है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया जाता है इसी रणनीति के आधार पर, यानी कि 60 क्वेश्चन में से अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं, अरे मैं 60 नहीं मानता, मैं मान लेता हूं साथियों ये तकरीबन साथियों 57 क्वेश्चन मान ले, तो मान लीजिए 19 आप कर पाए। लेकिन जीएस की अगर बात करें, जीएस के साथियों जो आपके 20 सवाल आएंगे, मान लीजिए साथियों 15 सवाल आपने सही कर दिए, अरे 14 मान लेता हूं, इतनी तैयारी मैं आपको करवा दूंगा कि 14-15 सवाल आपके बिल्कुल सही हो जाए। अब यहां पर कितना टारगेट बैठता है, यहां पर आपका साथियों 71 का बैठता है। तो अगर 80 में से 71 71 सवाल अगर आप सही करके आ जाते हैं, तो कोई माई का लाल या कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो आपको फेल कर दे, आपका फाइनल लिस्ट में ना हो। और 71 सवाल अगर आप सही करके आ जाते हैं साथियों, तो ये समझ लीजिए फिर आपको टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता भी यही हूं, एग्जाम ऐसे दो, तैयारी ऐसे दो कि कट ऑफ की बार बार वीडियो देखने ना पड़े। एक एग्जाम दो, उसमें ही आपका नाम आ जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको एक शर्त है, आपको डेली 1 घंटा साथियों मुझे देना होगा। जो भी हमारी क्लास होती है 50, 55, 60 मिनट की, इसमें चारों विषयों को मैं आपको 4-4 क्लास नहीं दूंगा, मैं आपको एक क्लास दूंगा। और ऐसी एक ही क्लास में साथियों पूरे सिलेबस को रिवीजन करने की हम डेली कोशिश करेंगे, यानी कि डेली प्रहार करेंगे हम किस पर, पूरे एसएससी जीडी 2024 के ऑफिशियल सिलेबस पर प्रहार करेंगे डेली। और जिस पर डेली प्रहार किया जाता है साथियों, वो आपके काबू में आ जाता है। चलिए देखिए, अग्नि का पर्यायवाची आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, हुताशन होता है, पावक होता है, लेकिन अभंग नहीं होता है। अब नहीं होता है तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची साथियों मुझे बता दीजिए इसमें से कौन सा है। तो अकस्मात को एक तरीके से अचानक भी कह सकते हैं, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है साथियों, अब अगर बात करते हैं ना, अब साथियों आपके सामने यहां पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अब देखिएगा साथियों, इन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। मैंने सामान्य ज्ञान के 20 सवाल लिए हैं और 20 में से 11 से 12 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों शक संवत पर आधारित है। सवाल अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो किसकी बात चल रही है साथियों, सुवा की बात चल रही है। यानी कि जो सुवा नृत्य है ना, इसमें महिलाएं जो है साथियों ये तोते की भांति, तोते की तरह नृत्य करती हैं। यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक तरीके से लोक नृत्य है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर साथियों क्या किया जाता है, ये तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। कोलंबो किस देश की राजधानी है, कोलंबो कहां की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे श्रीलंका की राजधानी। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि श्रीलंका की राजधानी इसमें से कौन सी है, तो कोलंबो आप लोग साथियों बताएंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बेहद किस कहां की, यानी कि बेहद की अगर बात करें तो ये कहां की मुद्रा है, बताइए। तो ये तो थाईलैंड की है। कहां की है साथियों बेहद मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा क्या है साथियों, बेहद है। और बेहद कहां की मुद्रा है ये पूछे तो थाईलैंड आपको बताना है। उसके बाद देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। तो यूनेस्को का मुख्यालय साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहां पर है यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला सवाल है, देखिए आपको मैं जो बोल रहा हूं ना, आप वो सुन रहे हो, आप पढ़ उसको रहे हो, तो आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो, वो आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होता रहता है। और मेरा मानना है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। वो तब आपको देखने को मिलेगा जब एग्जाम में ये सवाल आपके सामने आएंगे। तो बस ध्यानपूर्वक आपको पढ़ते रहना, ये सब कुछ आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये किस प्रदेश में स्थित है, तो ये तो सिक्किम में है साथियों। ये कहां पर है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में है। उसके बाद देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस की अगर बात करते हैं साथियों, हिंदी दिवस आपका ये कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस साथियों 14 सितंबर की अगर बात करें, यानी कि 14 सितंबर को ही हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस की अगर बात करें, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर की जयंती पर मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है, मुझे बताइए। चलिए साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की जब हम साथियों बात करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यानी कि 25 दिसंबर को ही साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था साथियों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखे थे। ये आपसे परीक्षा में सवाल डिक्टो पूछा जाएगा, तो आप लोग अबुल फजल लगा दें। क्या अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखित है, और जो आईने
आईने अकबरी है ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखित है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था साथियों वो कब किया गया था, ये आप सभी लोग मालूम होना चाहिए। 1905 की अगर बात करते हैं साथियों 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला सवाल है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। आमार सोनार बांग्ला यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। पूछा जा रहा है कि आमार सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है आमार सोनार बांग्ला, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक हैं, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या अवनींद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है, तो एक तरीके से अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन का संबंध इनमें से किस घटना से है मुझे बताइए, तो लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं साथियों इनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों कि किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ की अगर बात करते हैं साथियों यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो किसे बनाया गया है, सतीश कुमार का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी यही है सतीश कुमार और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी यही है सतीश कुमार। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। साथियों जब देखिए मैं आपको एसएससी जीडी का पूरा पेपर जब कराऊंगा ना तो हिंदी के सवाल होंगे, जो उसमें जीके के 20 सवाल होंगे ना तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन साथियों 3 से 5 क्वेश्चन लगभग आप करंट अफेयर के भी देखेंगे। तो एग्जाम तक अगर आप ये सभी चीजें देखते हैं तो मेरा मानना है कि कुछ आपका बचेगा नहीं, सब कुछ आपका साथियों कवर हो जाएगा। चलिए भाई अब यहां पर अगर बात करते हैं सुभद्रा योजना की, किसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है साथियों जो कि ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। यानी कि सुभद्रा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। उसके बाद देखिए किसने प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है, तो आरंभ कार्यक्रम की अगर बात करते हैं साथियों तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है आरंभ कार्यक्रम। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों आपके सामने यहां पर रीजनिंग के टॉप लेवल के आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता है साथियों कि रीजनिंग की अगर बात करते हैं आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं पूरे आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। आप देखिएगा कि आप इसमें कितने, यानी कि अगर ऐसे ही 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। मैं जो आपको टारगेट दे रहा हूं यानी कि अगर ऐसा सवाल आते हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यह समझ लीजिए साथियों 13 के ऊपर का ही आपका स्कोर होना चाहिए, 13 से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए इन 20 सवालों में। देखिए इस सवाल की अगर बात करें स्नूकर को 8 लिखा जाता है, रोब को साथियों 5 लिखा जाता है, तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। अगर कभी भी साथियों आपके सामने कोई वर्ड लिखा हो और उसके बाद कोई नंबर लिखा हो, फिर कोई वर्ड लिखा हो, फिर कोई नंबर हो, इसका मतलब अगर छोटा नंबर है तो ये माना जाएगा कि लेटर्स को काउंट कर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 7 है, एक जोड़ दिया 8 बन जाएगा, 1 2 3 4 4 है, एक जोड़ दिया 5 बन जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 7 है, एक जोड़ दिया साथियों 8 बन जाएगा और 8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें अगर छोटा नंबर है तो आप मैंने तरीका बताया, लेकिन अगर यही नंबर साथियों बड़ा होता जैसे कि 80 के आसपास का या 60 या 70 के आसपास का, तो हो सकता था इनको प्लस किया जाता, जैसे कि 19 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 15 ऐसे करके, या अगर मान लेते नंबर बहुत बड़ा होता 300 400 तो हो सकता था ठीक है ना, इनको गुणा किया गया, लेकिन फिर तो बहुत बड़ा नंबर चला जाता। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में एक समूह 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, यानी कि जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं अक्षरों में एक समूह में से 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन इस नियम का पालन नहीं करता है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कितने 3 से अधिक स्वर ना हो, 3 हो 2 हो 1 हो, यहां पर देखिए एक स्वर ठीक है ना, और 2 स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर मतलब वोवेल, यानी कि ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गए, ये साथियों स्वर हो गए, ये साथियों क्या हो गए, ये साथियों आपके वोवेल हो गए। ठीक है, तो देखिए एक हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसमें तो 2 स्वर आए हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा ना हो ये कहा जा रहा है, अगर 3 से ज्यादा होगा ना वही आपका आंसर होगा। देखिए 1 स्वर 2 स्वर 3 स्वर, यहां पर 3 स्वर हो गए, 3 से ज्यादा ना हो, जो 3 से ज्यादा जिस वर्ड में होंगे ना वो आपका आंसर होगा। 1 स्वर और उसके बाद 2 स्वर 3 स्वर, यहां पर भी 3 स्वर हैं, 1 स्वर 2 स्वर 3 स्वर 4 स्वर, तो मैं कह सकता हूं यहां पर आपके 4 स्वर हो गए, 4 स्वर हो गए, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, क्या साथियों कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए और सभी लड़कियों को 20 रुपए स्वरूप दिए, यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए तो लड़कों की संख्या आपसे यहां पर पूछी जा रही है साथियों।
तो सवाल को बहुत ध्यान से आपने पढ़ा। अब यहां पर अगर बात करते हैं कैसे इस सवाल को करेंगे अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है। अब देखिए यहां पर साथियों हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या जो है वो x है। क्या अगर हम साथियों यहां पर ये मान ले कि जो लड़कों की संख्या है वो x है और लड़कियों की अगर बात करते हैं साथियों कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x+2 है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है ना साथियों कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, यानी कि लड़कियों से 2 कम है। ये भी मैं कह सकता हूं लड़कियों की संख्या 2 ज्यादा है। तो अगर लड़कों की संख्या इतनी x है तो लड़कियों की संख्या 2 ज्यादा है, यानी कि x+2 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अच्छा उसके बाद यहां पर क्या कहा गया? कहा गया है कि इस पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए दिए, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए x लड़के हैं और इनको अगर 10-10 रुपए दिए जा रहे हैं तो साथियों 10x यहां पर हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार के रूप में दिए। तो मैं कहूंगा लड़कियों की संख्या कितनी x+2, इनको 20-20 रुपए दिए तो 20 की गुणा कर दो और इनको अगर जोड़ दोगे तो हमें क्या पैसे मिल जाएंगे, यानी कि पैसे मालूम पड़ जाएंगे कि लड़कों को कुल कितने रुपए दिए गए और लड़कियों को कुल कितने रुपए दिए गए। और यहां पर कहा जा रहा है कि कुल 280 रुपए खर्च हुए, यानी कि लड़के और लड़कियों को कुल मिला के कितने रुपए दिए गए? 280 रुपए दिए गए। तो कहने के लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या x थी, यानी कि इसको आपको कैलकुलेट करके x का मान निकालना और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10x यहां पर आपका हो गया, 20 की x से गुणा होगी तो यहां पर 20x हो जाएगा और यहां पर साथियों 20 गुना आपका 40 हो जाएगा। 280 आपका ये हो गया। देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 10x प्लस 20x ये आपका 30x हो जाएगा और 40 उधर चला जाएगा, 280 में से माइनस होगा तो 240 यहां पर आ जाएगा। अगला स्टेप यहां पर मैं लिख देता हूं साथियों, देखिए यहां पर x है, यहां पर x है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा? x बराबर 240/30 आ गया। 30 ये नीचे आ जाएगा भाग में इसके, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि x का मान आपका क्या निकला? 8 निकला। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और अगर पूछा जाता है लड़कियों की संख्या कितनी होती है तो x+2 यानी कि 8 + 2 यानी कि 10 होती। तो आंसर आपका बी हो जाता उस समय। लेकिन यहां पर जिनका भी आंसर ए है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या है। लिखा हुआ है कि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि जो एनालॉग घड़ी है इसकी सुइयों में 1:30 हुआ है। यानी कि अगर बात करें साथियों, क्या एक मान लीजिए घड़ी है, 12 यहां पर बजेगा, 3 यहां पर बजेगा, 6 ये, 9 ये बजेगा, 1 यहां पर बजेगा। कह रहे कि 1:30 हुआ है, यानी कि घंटे की सुई ये और मिनट की सुई साथियों ये आपकी हो गई। ठीक है, कहां पर? दर्पण में देखने पर ये पता चलता है। लेकिन अगर कहेंगे तो बताओ सही समय क्या हुआ होगा? यानी कि दर्पण में अगर हम नहीं देखे, अगर हम साथियों रियल एक तरीके से देखें तो देखिए ये ऐसे करके टेढ़ी है ना, तो ये इस तरफ से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी और ये जहां पर सुई है वो तो वहीं पर रहेगी। तो ये क्या बजा है साथियों? ये 10:30 हुआ है। मैं कह सकता हूं साथियों 10:30 बजा है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए किस ऑप्शन के साथ साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जा सकता है, देखिए और बताइए फटाफट राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अभी आपकी समझ में आ गया। 45वें नंबर का ये सवाल है। देखिए ये लिखा हुआ है 15, ये लिखा हुआ है 25, ये लिखा हुआ है 30 और 15 के नीचे क्या है साथियों? 60 है और 60 के नीचे क्या है? 240 है। ठीक है, 25 के नीचे क्या है साथियों? 100 है और 100 के नीचे क्या है? 400 है। अब यहां पर आपको बताने कि यहां पर क्या नंबर आएगा और इसके नीचे है 480। अब देखिए ये 15 से 60 हुआ है, 60 से 240 हुआ, कैसे हुआ ये आपको बताना है। 25 से 100 हुआ है, 100 से 400 हुआ, कैसे हुआ है ये आपको बताना है। अब 30 से यहां पर क्या होगा, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए अगर हम साथियों 15 की गुणा 4 से कर दें तो 15 चौक 60 हो जाएगा और अगर 60 की गुणा साथियों 4 से कर दें तो 240 हो जाएगा। अरे भाई 6 चौक 40 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया और 0 का 0 लगा दो। उसी प्रकार यहां पर साथियों अगर हम 25 की गुणा 4 से कर दें तो 100 और 100 की गुणा साथियों 4 से कर दें तो कितना? 400। यानी कि अब 30 की अगर गुणा 4 से कर देते साथियों 4 3 12 यानी कि 120 आ जाएगा और 120 की गुणा 12 से कर देते यानी कि 12 चौक 48 तो 480 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 120 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट है। साथियों पूरे 20 क्वेश्चन देखिएगा, कितने? पूरे 41वें नंबर से सवाल आपके शुरू है रीजनिंग के और 60 तक चलेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? चलिए यहां पर अगर बात करें, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो मान लेते हैं साथियों 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला गया, वहां से वो फिर से दाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, वहां से फिर देखिए ये तो 5 हो जाएगा और ये यानी कि कुल मिला के ये 10 आपका हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वे अपने घर से कितनी दूरी पर है। सभी दूरियां काल्पनिक घर से मापी गई है, यानी कि वो उसका घर ये था और अभी वो यहां पर है, तो इसकी ये दूरी आपसे कुल मिला के पूछी
पूछी जा रही है। तो हम मान लेते हैं ये दूरी साथियों आपसे पूछी जा रही है। अब इसकी ये दूरी साथियों कितनी, ये दूरी देखिए जब ये 10 है ना तो ये भी 10 हो जाएगी, और जब ये 10 है तो ये 10 नहीं होगी साथियों, पता क्या हो कितनी होगी, देखिए ये इतनी हो जाएगी। यानी कि ये अगर हम यहां से देखें तो यहां तो से तो हमें 5 ही मिलेगी, तो ये साथियों दूरी एक तरीके से कितनी हो जाएगी 5। यानी कि ये आपसे पूछी जा रही कर्ण की। आपको पता है ये कर्ण होता है, ठीक है ना, ये लंब होता है, ये आधार मान लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और लंब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं के स्क्वायर बराबर 125 है, तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 125 हो जाएगा। तो यानी कि के का आपसे, यानी कि इसकी लंबाई जो होगी वो अंडर रूट 25 होगी, तो अंडर रूट 125 होगी। अंडर रूट 125 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल लेने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। अब देखिए आपके सामने जो समीकरण है वो 6 + 2 - 3 = 16, यानी कि इनको कैलकुलेट करके 16 कैसे आएगा। अगर सपोज दैट साथियों मान लीजिए हम गुणा की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर गुणा लिख दे, और 3 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 3 लिख दें, अगर कैलकुलेशन करके 16 आ जाता है तो हमारा ये आंसर होगा। लेकिन अगर 16 नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, फिर सी को, फिर डी को। साथियों देखिए अब यहां पर गुणा की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुणा, तो प्लस से यहां पर साथियों गुणा आ जाएगा, 6 जैसे वैसे आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, और 2 लिखा है ना साथियों तो 2 की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। माइनस जैसा लिखा है माइनस लिख दीजिए, 3 लिखा है 3 की जगह पर 2 आ जाएगा, तो इसको क्या कैलकुलेट करके 16 आएगा। देखिए जरा ये वाला 16, 6 × 18, ठीक है, 18 - 2 कितना होता है 16 होता है, यानी कि बिल्कुल 16 बराबर 16 हो गया। यानी कि पहला वाला ऑप्शन चेक किया और पहला वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए साथियों MODERN को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, अच्छा नहीं क्रमशः यहां पर लिखा है ना, तो MODERN को YOUNGS लिखा जा सकता है। उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ORTHODOXY को क्या लिखा जा सकता है, OGBAOUOML लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि METHOD को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए ऐसा तो नहीं कि यहां पर METHOD का कोड लिखा हो, M लिखा हुआ है तो M का कोड O हो जाएगा। क्या O है साथियों, यहां पर O यहां पर कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं ये तो साथियों नहीं लगा एक तरीके से लॉजिक। अब देखिए अच्छा सॉरी M का कोड Y होगा ना, Y होगा तो यहां पर Y लिखा हुआ है बिल्कुल। E का कोड ढूंढिए, E कहां पर लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, तो E का कोड N होगा बिल्कुल साथियों, N है, यानी कि Y हो गया, N हो गया। और उसके बाद T लिखा हुआ है, T कहां पर देखिए जरा, T कहां पर आपको दिख रहा होगा, टी अगर मान लेते हैं साथियों ये लिखा हुआ है, और टी का कोड क्या लिखा हो जाएगा तो साथियों 3, यानी कि बी आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, बी आ गया, यानी कि YNB इतना हो गया आपके सामने। उसके बाद एच का कोड जरा देखिए, एच का कोड कहां पर लिखा हुआ है, एच का कोड ये लिखा हुआ है चौथा वाला, तो 1 2 3 4 यानी कि ये हो जाएगा, ए आ गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद ओडी का, ओ का कोड क्या हो जाएगा, ओ का कोड साथियों क्या हो जाएगा, ओ का कोड ओ ही है, ठीक है। और डी का कोड क्या हो जाएगा साथियों, डी का कोड क्या हो जाएगा 3, यानी कि यू हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन साथियों कहां पर लिखा हुआ है देखिए, और मुझे बताइए कि ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, YNBAOU, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ऐसी आकृति बताइए जो निम्नलिखित समूह को सर्वाधिक दर्शाती है सही ढंग से। विमान है, पायलट है, आकाश है। अब देखिए आकाश के अंदर ही तो विमान आएगा, तो ये विमान हो गया, यानी कि आकाश के अंदर ही तो सातों अंतर्गत ही तो विमान उड़ेगा, और विमान के अंतर्गत ही तो पायलट होता है। तो मैं कहूंगा ऐसी आकृति सातों आपको कहां पर नजर आ रही है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नजर आ रही है। तो डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए निर्देश, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में जो क्रम होता है ना उसके अकॉर्डिंग सातों आपसे कहा जा रहा है कि वैसा लिखकर यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो AN लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, A तो सब में है। अब S होता है ज्यादा, यानी कि S होता है 19 पर, R होता है 18 पर, ठीक है, S होता है 19 पर, यानी कि AN ये वाला आ सकता है और ये वाला आ सकता है। यहां पर ANL लिखा हुआ है और यहां पर भी ANAL लिखा हुआ है। Y लिखा हुआ है, Y लिखा हुआ है, Z बाद में आता है, पहले आता है S, तो मैं कहूंगा 5वां नंबर पहले आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला आ जाएगा पहला वाला, यानी कि 5 हो गया आपका, 1 हो गया। उसके बाद देखिए साथियों अब R तो 18 पर आता है, S 19 पर आता है, तो 3 वाला पहले आ जाएगा, यानी कि यहां पर 3 वाला हो गया। उसके बाद अब दोनों में से बताइए साथियों कौन सा पहले आएगा, ए वाला पहले आएगा, यानी कि 4 हो गया और उसके बाद 2 हो गया। तो 51342 कहां पर लिखा हुआ है, 51342 तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है। तो इसलिए यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लिखा हुआ है कि प्लस जो है ना ये गुणा के लिए है, प्लस गुणा के लिए है, माइनस अगर बात करते हैं यहां पर माइनस है, माइनस भाग के लिए है, ठीक है ना, माइनस भाग के लिए है, और गुणा जोड़ के लिए, गुणा जोड़ के लिए है, और यहां पर क्या लिखा होना चाहिए, भाग लिखा होना चाहिए, भाग घटाने के लिए है। तो आपको बताना है कौन सा समीकरण साथियों सही है, ठीक है। इसकी अगर साथियों बात करें, यानी कि फिर से आपको कैलकुलेट करके ये नंबर लाना है, ये नंबर लाना है। देखिए अगर बात करें, मान लीजिए ये लिखा हुआ है साथियों 12, ये 5 लिखा हुआ है, ये वाला देख रहा हूं मैं,
ये 4, ये 5 और ये साथियों ये। अब प्लस लिखा हुआ प्लस के लिए गुणा, तो प्लस के लिए हमने गुणा लिख लिया। माइनस लिखा हुआ माइनस की, अगर माइनस भाग के लिए है तो साथियों माइनस के लिए यहां पर भाग आ गया। उसके बाद गुणा लिखा हुआ है, गुणा के लिए क्या है, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, गुणा जोड़ के लिए है, गुणा जो है वो जोड़ के लिए यानी कि जोड़ आ जाएगा, और यहां पर भाग है तो भाग जो है ना वो घटाने के लिए। इसको कैलकुलेट करिए, क्या 16 आ रहा, अगर 16 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इसकी अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 12 गुणा 5 आ गया, भाग लिखा है ना तो नीचे 4 आ गया, प्लस आपका आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 आपका 12 आ जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि पहला वाला चेक किया और पहला वाला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए फटाफट। चलिए देखिए 8 को 128 लिखा जाता है, तो 6 को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। अगर बात करें 8 की 128 की भाग 8 से करें, ठीक है ना, 8 की भाग 128 से करें, क्या आता है, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 8 छंग 48, यानी कि 16 आता है। क्या आता है साथियों, 16 आता है। इतनी बात आप लोग साथियों समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलिए उसके बाद अब यहां पर साथियों क्या लॉजिक लग सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो मेरा मानना है साथियों आपके यहां पर समझ में बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 16 की गुणा अगर 8 से कराएंगे तो 128 आ जाएगा, लेकिन क्या 16 की गुणा यहां पर हम लोग 6 से कराएंगे तो क्या साथियों ऑप्शन में से कुछ आ सकता है। 16 छंग तो साथियों कितना होता है, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, तो ये तो साथियों होगा नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें ये नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ये लॉजिक नहीं लगा यहां पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां पर बात करें साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें अब क्या हो सकता है, एक सेकंड कलर में ले लेता हूं ये वाला। चलिए अब अगर बात करें साथियों, देखिए ये 128 है ना, ये साथियों 64 का डबल है, ये 64 का दुगना है, और ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है 64। यानी कि अगर बात करें इसी प्रकार 6 का स्क्वायर हम करा के 36 आ जाए, और 36 का जो डबल होता है वो साथियों कितना होता है, वो 72 होता है, और 72 ऑप्शन में भी है। यानी कि लॉजिक आप समझ गए ना, 8 से 128 कैसे बनाया गया है, पहले 8 का स्क्वायर कराया गया है 64, और 64 का डबल कर दिया 128। उसी प्रकार 6 का संबंध किससे बनेगा, तो 6 का स्क्वायर कराया गया है 36, और 36 का डबल कर दिया गया 72 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल, ये लॉजिक की समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए LACK को क्या लिखा गया है, 396 लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है BACK को क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई वर्ड लिखा हो और कोई बड़ा सा नंबर हो तो उसका मतलब ये तो होगा नहीं 12 + 1 + 3 + 11, ये तो होगा नहीं, उसमें गुणा हो रही होगी। तो 12 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 11, अब इनकी साथियों गुणा कराओ, देखिए 11 3 33 हो जाएगा 12, यानी कि 12 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 33 से करा लीजिए, ठीक है ना। 12 3 आपका 36, 12 3 आपका 36, 6 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, बिल्कुल साथियों 396 आ गया। अब मैं कह सकता हूं कि 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 11, यानी कि 11 3 33, 33 दूना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएंगे। तो 66 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद आपको बताना है कि जैसे 36 से यहां पर 50 बनाया गया है, उसी प्रकार 64 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है, 82 78 72 या 70। फटाफट आंसर आप लोग का यहां पर आना चाहिए। देखिए अगर बात करें साथियों 36 की और किसकी, और 50 की, देखिए अगर हम इसको साथियों 6 का स्क्वायर मान ले तो क्या ये हमारा 7 का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल, बस एक एक्स्ट्रा है। अरे भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन एक घटाना पड़ेगा आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये होता है साथियों 8 का स्क्वायर, यानी कि क्या यहां पर 9 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल साथियों 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। एक घटाने की बात चल रही है साथियों, सॉरी एक घटाना थोड़ी ना, एक बढ़ाना है यहां पर। अरे 7 का स्क्वायर 7 7 49, एक बढ़ाया गया है यहां पर, तो एक इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा वो 82 आ जाएगा। 9 81 + 1 82 हो गया, और 82 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए यानी कि ऊष्मा का संबंध जैसे कैलोरी से है, वैसे ही ध्वनि का संबंध किससे होगा, नॉट से, डेसिबल से, रिक्टर से, या साथियों जूल से, बताइए। देखिए ऊष्मा का मात्रक क्या है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक साथियों डेसिबल होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन अच्छा है, बड़े शानदार एक तरीके से का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, देखिए और फटाफट मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें ABCDEF, यानी कि 6 लोग हैं, यानी कि 6 लोग हैं, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों बैठे, यानी कि 2 पंक्ति यहां पर बताई गई हैं, एक पंक्ति ये और एक पंक्ति ये। एक पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं
और दूसरी पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, कुल मिला के 6 लोग हैं, ये यहां पर बताया गया है। उसके बाद कहने कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, यानी कि ई कहां पर बैठेगा, ई बीच में बैठेगा। ई साथियों यहां पर भी बैठ सकता है और ई यहां पर भी बैठ सकता है। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हमने ई को नीचे बैठा दिया, अगर नीचे बैठाने पर हम आंसर तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर क्या करेंगे, फिर पंक्ति ई को ऊपर बैठा लेंगे। चलिए ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, यानी कि ई ना तो यहां हो सकता, ना यहां हो सकता, ना यहां हो सकता, ना यहां हो सकता, तो यहां पर हमने उसको बैठा दिया। उसके बाद कहने के इफ के बाएं और दूसरे स्थान पर डी है। अब देखिए एफ के बाएं ओर बताया गया। अब देखिए जो यहां पर बैठे ना, यहां पर इनका मुंह इस तरफ है और जो यहां पर बैठे उनका मुंह साथियों इस तरफ है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बताया गया है साथियों, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी बताया गया। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। कह रहे कि ई का पड़ोसी है सी, क्या ई का पड़ोसी है सी, यानी कि ई का पड़ोसी कौन है, सी है, तो सी यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी बैठ सकता है, यहां पर भी सी बैठ सकता है, यहां पर भी सी बैठ सकता है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि डी के विकर्णवत सम्मुख है। अच्छा, यहां पर कहा गया है कि सी जो है वो सी जो बताया गया है साथियों वो ई का पड़ोसी बताया गया है, और कहा जा रहा है कि जो है सी जो है ना ये डी के विकर्णवत सम्मुख है, यानी कि अगर मान लीजिए साथियों डी को हम यहां पर बैठा दें तो डी का जो होगा ना वो विकर्णवत हो जाएगा। विकर्ण साथियों ये होता है, यानी कि सी हमने यहां पर ही हम बैठा लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इसको हम साथियों गायब कर देते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एफ का पड़ोसी है बी। एफ का क्या पड़ोसी है साथियों, देखिए अब हम एफ को कहां पर बैठा लेंगे, एफ का पड़ोसी है बी, तो एफ को यहां पर साथियों और बी को यहां पर आप बैठा दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं साथियों, अब दोबारा से इसको पढ़िए। कह रहे हैं कि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है, ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर डी बैठा है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर डी बैठा है, बिल्कुल साथियों डी बैठ गया। ई का पड़ोसी है सी, ई का पड़ोसी है सी जो कि डी के विकर्णवत सम्मुख बैठा है, डी के विकर्णवत सम्मुख बैठा है, ठीक है। एफ का पड़ोसी है बी, एफ का पड़ोसी बी हो गया, एफ का पड़ोसी बी हो गया। उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है, तो बी के सामने कौन होगा साथियों, ई होगा, ठीक है ना, ई होगा, तो मैं कहूंगा ई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर साथियों डी में है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब देखिए जो यहां पर नहीं बैठा है ना उसको वो यहां पर बैठ जाएगा, यहां पर ए नहीं बैठा है तो ए बैठ जाएगा। खैर हमें आंसर चाहिए था और आंसर हमें जो है वो मिल चुका है। यहां पर अगर बात करें साथियों ए जेड डब्ल्यू डी, ए जेड डब्ल्यू है और उसके बाद साथियों लिखा गया है सी एक्स यू एफ, और उसके बाद आपको बताने कि यहां पर कौन से 4 लेटर आएंगे और उसके बाद जी टी क्यू जे ही आना चाहिए। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है साथियों, 2 सवाल इस टाइप के आपके रियल एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखें कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 जरूर आएगा। देखिए यहां पर साथियों ए से ये सी हुआ है, यानी कि साफ दिख रहा है साथियों 2 बड़ा है। Z से X हुआ है साथियों यहां पर 2 घटा है। W से U हुआ है तो मैं कह सकता हूं क्या हुआ है, तो 2 घटा है साथियों। यहां पर अगर बात करें Z से फिर से 2 घटा है और W से हुआ है साथियों फिर से आपका 2 घटा है, और D से F हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों 2 बड़ा है, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया है, 2 घटाया गया, 2 घटाया गया, फिर 2 बढ़ा दिया गया है। तो इसमें अगर साथियों हम 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो E आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। अब हम इसमें 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से आपका V आ जाएगा। इसमें साथियों फिर से 2 घटा देंगे, कितना आपका आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक है, S आ गया। और अब इसमें साथियों 2 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, यानी कि EVSH कहां पर लिखा हुआ है, EVSH आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि x जो y की बहन है, यानी कि y की बहन x जो, ठीक है ना, x जो है वह y की बहन है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि y की बहन है और y का बहन, वही y की बहन का नाम क्या है, x है। तो माइनस हम बना देंगे बहन मतलब स्त्री के लिए, ठीक है ना। उसके बाद साथियों कहा गया है कि और y भाई है z का, यानी कि ये जो y है ना ये भाई है, यानी कि पुरुष है, ये किसका भाई है, एक तरीके से ये z का भाई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि x जो है वो बहन है, ठीक है, वो y की बहन है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं और y भाई है किसका, z का। तो y जो है ना साथियों बताया गया है भाई है किसका, z का। उसके बाद कह रहे हैं कि z पति है p का, तो z की अगर बात करें z पति हो जाएगा किसका, हो जाएगा p का हो जाएगा, यानी कि ये पुरुष है, ये साथियों स्त्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि z पति है p का और o पिता है y का, यानी कि y का पिता कौन है साथियों, y का पिता o है। तो मैं कहूंगा y का बेटा, y की बेटी x होगी, y का बेटा y है ही और y का बेटा एक और है z। तो कहा जा रहा है साथियों आपसे बताइए कि p का o से क्या संबंध, यानी कि o क्या कहेगा p को, तो o क्या कहेगा इनको। देखिए बेटे की बीवी है और बेटे की बीवी को पुत्री कहते नहीं, चाचा कहते, बहन कहते नहीं साथियों, पुत्रवधू होगा। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए 18 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 54। कह रहे कि विषम संख्या कौन सी है, इसमें से अलग सबसे साथियों संख्या कौन सी है मुझे बताइए। देखिए कहने को तो ये सब संख्या सम संख्याएं हैं,
ठीक है। लेकिन अगर बात करें, देखिए 18 की अगर बात करें, 18 से ये विभाजित है, ये भी 18 से विभाजित है और ये तो 18 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या विभाजित नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां पर यही लॉजिक लगना चाहिए और यही लॉजिक साथियों लग रहा है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 6 गुणा 7 बराबर 2 है क्या? 6 गुणा 7 बराबर 2 है, 3 गुणा 5 बराबर 5 है, तो 6 गुणा 8 बराबर क्या होगा? अब ये 6 गुणा 7 से 2 कैसे लिखा गया है? 6 सत्ते कितना होता है? 6 सत्ते तो साथियों 42 होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है। 3 पंजे कितना होता है साथियों? 15 होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 लिखा हुआ है। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 होना चाहिए, 48 है तो मैं कहूंगा सिर्फ 8 लिखा जाएगा। अरे भाई ये सिर्फ 2 लिखा गया है, यहां पर का सिर्फ 5 लिखा गया है, तो मैं कहूंगा यहां पर का सिर्फ 8 लिखा जाएगा। तो 6 और गुणा 8 को क्या लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा। आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राम ने अपने दामाद को एक लड़की का परिचय देते हुए कहा, मान लीजिए साथियों राम आप हो और आप किसी को परिचय, दामाद साहब को परिचय देते हुए कहते हो किसी लड़की के बारे में, यानी कि उसका भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, यानी कि आपके बहनोई का इकलौता बेटा कौन होगा? आपका भांजा होगा। इतनी तो बात आपको समझ में है, ठीक है, ठीक है ना? इतनी बात साथियों क्या है, इतनी बात आपकी समझ में है। तो कह रहे हैं साथियों उसका भाई, क्या उसका भाई जो है वो मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, यानी कि मेरे बहनोई का इकलौता बेटा जो है ना, ठीक है, वो उसका भाई है। उसका भाई है तो वो क्या, वह लड़की राम की कौन होगी? साली, पुत्री भी नहीं होगी, भांजी होगी। तो भांजी होगी साथियों, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भांजी है ना? बी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके यहां पर साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? साथियों मैथ के क्वेश्चन अब आप लोग यहां पर देखेंगे, सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन लिए हैं साथियों जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को देखिएगा और टॉप लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग कीजिएगा। देखिए कहा गया है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। तो मान लेते हैं साथियों अगर 14 व्यक्ति हैं, कोई काम 16 दिनों में कर रहे हैं, तो वो टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है इसकी गुणा करा लेंगे, हमें पता चल जाएगा टोटल कितना काम है। 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 कम 6 साथियों 8 हो जाएगा, यहां पर 14 आ जाएगा, यानी कि 4 और ये 12 हो जाएगा, ये 2 आपका हो जाएगा। यानी कि जो टोटल वर्क है, टोटल काम हुआ है, वो टोटल कितना काम हुआ है? 224 काम हुआ है। तो इसके सामने हम 224 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद, यानी कि 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं और 12 दिनों तक काम करते रहते हैं। उसके बाद कुछ भी होता है हमें नहीं पता अभी। तो 12 दिन तक काम करते हैं 8 लोग। टोटल काम कितना हुआ है? 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। यानी कि अगर बात करें टोटल काम आपका 224 है और 84 काम हो चुका है। क्या 84 काम हो चुका है? तो अभी कितना काम बचा है देखिए जरा, ठीक है ना? 140 काम बचा है, ठीक है। तो अभी 140 काम बचे। हाँ, उसके बाद अब देखिए यानी कि 12 दिनों के बाद 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाता है। यानी कि अभी 8 व्यक्ति तो काम कर रहे थे, 12 दिन के बाद क्या होता है? 8 व्यक्ति ये तो काम करेंगे, ये भी 8 व्यक्ति काम करने लगेंगे, यानी कि कुल मिला के 16 लोग काम करने लगेंगे। तो कहने के शेष काम, यानी कि जो 140 शेष काम है, इसको कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे भाई टोटल अब कितना काम बचा है? शेष काम 140 काम बचा है। इसको साथियों अब 16 लोग कर रहे हैं, तो जब 140 काम है, इसको 16 लोग कर रहे हैं, तो ये काम कितने दिन में निपट पाएगा? तो मैं कहूंगा साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कि नजदीकी नंबर पूरा तो नहीं कट पाएगा, पूरा तो साथियों यहां पर नहीं कट पाएगा। लेकिन अगर बात करें 16 की गुणा 8 से करते तो कितना आता है? 128 होता है, फिर वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका अगर बात करते हैं वो आपका जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 8 दिन यहां पर पूरे बचने और 8 दिन आपका ऑप्शन में भी है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 दिन के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 12,000 रुपए की रकम है, इस पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करते हैं साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम मिश्रधन में से साथियों मूलधन को घटा देते हैं, क्या मिश्रधन में से साथियों मूलधन को घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें साथियों चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। इतनी बात तो आपको पता होगी। तो मिश्रधन की अगर बात करें साथियों, देखिए मूलधन आपके पास है 12,000 जो है ना, वो आपके पास मूलधन है 12,000। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साथियों मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्रधन में से ये मूलधन यानी कि 12,000 घटा देना, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे साथियों? वही वाला सूत्र लगाओगे, a + b, a = p 1 + r/100 की पावर t। अब आपके पास देखिए साथियों p है, p मूलधन ही तो है, और a क्या है? a मिश्रधन है, यानी कि a की वैल्यू आपको बताने, p कितना है, मूलधन कितना है? 12,000 है, ठीक है। 1 + r कितना है? 9% है, तो यहां पर 9 आ गया, बटे 100 आ गया, यहां पर t यानी कि 2 वर्ष आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें a बराबर क्या हो जाएगा? 12,000
गुणा 100 एकम 100, 100 प्लस 9 यानी कि 109 बटे 100 हो गया। अब स्क्वायर लगाए तो इसको साथियों दो बार आप लोग क्या कर देंगे, दो बार आप लोग यहां पर लिख देंगे। इन दो जीरो से ये दो जीरो, इस एक जीरो से साथियों ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम साथियों इन सबको गुणा करा ले, क्या यानी कि मिश्रधन की अगर बात करते हैं, मिश्रधन अब आपका कितना निकलेगा, मिश्रधन की अगर बात करें तो 12 गुणा 109 गुणा 109 और भाग कितना साथियों 10। तो इसकी मैं साथियों एक तरीके से कैलकुलेशन यहां पर करा लेता हूं, 12 गुणा 109 गुणा 109, ठीक है, और भाग आपका कितना है 10 है। यानी कि आपके सामने जो मिश्रधन आया है वो कितना मिश्रधन आया है, वो 14,257.2 मिश्रधन आया है। अब यहां पर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो साथियों इसमें से 12,000 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कुछ ज्यादा हो गया, एक सेकेंड, आप क्या करेंगे साथियों, आप इसमें से 12,000 जो है ना वो माइनस कर देंगे। वो क्या कर देंगे, वो माइनस कर देंगे। तो जब साथियों इसमें से हम 12,000 को माइनस करते हैं, किसमें से, 14,252 में से, 14,252.2 है, ठीक है। इसमें से जब हम साथियों 12,000 माइनस करते हैं साथियों, तो कितना आपके सामने बचेगा, आपके सामने बचेगा 2252 रुपए 2, यानी कि 2,252.2, ठीक है ना, इतने बचेंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपको तरीका, मिश्रधन आपको पता चल गया, मिश्रधन आपके सामने ये है, इसमें से आपने मूलधन घटा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने आ गया। तो साथियों 2257.2 रुपए ये क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को तुरंत आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वाकई में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए एक सवाल यहां पर आपसे पूछा जाता है, सवाल आपसे पूछा जाता है कि भैया एक माली है जो कि 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में पेड़ हैं। यानी कि मान लीजिए अगर एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो ये 4 ही पंक्तियां हैं, क्या ये 4 ही पंक्तियां हैं, क्या कहे जा रहे हैं, ये 4 ही पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल, ये मतलब इस कॉन्सेप्ट पर कुछ ना कुछ सवाल आता है। माली की जगह कुछ भी हो सकता है, हो सकता हो एक ड्राइवर है वो इतनी गाड़ियां चलाता है, ऐसे करके कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है। तो ये संख्या आपके लिए बहुत मेन पड़ती है, क्या ये संख्या आपकी साथियों बहुत यहां पर हेल्प कराएगी। देखिए यानी कि एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है, तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, देखिए अब ये एक जो नंबर आपको दिया जाएगा ना, ये किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, इन्हीं ऑप्शन में से किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। बस आपको इतनी सी बात देखना होगी कि ऑप्शन में से ये किस संख्या का स्क्वायर है। जिस संख्या का स्क्वायर है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करें 136 गुणा 136 जब आप कराओगे, 136 गुणा 136 आप कराओगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 तियां कितना हो जाएगा 18 और 21 आपका हो गया, 6 कम 6 7 8 आपका हो गया, 3 छंग आपका 18 हो गया, ठीक है ना, 3 तियां 9, 1 आपका 10 हो गया, 3 एकम 3 आपका 1 4 हो गया। अब और अगर बात करें, अब यहां पर 136 पूरा पूरा आ जाएगा, 136 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, यहां पर साथियों 14 आ गया, यहां पर 8 और 1 आ गया। ये तो साथियों नहीं मिला, यानी कि 136 करा, 136 का स्क्वायर तो 18,496 होता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको ट्राई कीजिए साथियों, 134 का क्या कराइए, स्क्वायर कराइए साथियों। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तियां 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा, 4 एकम 4 5 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 तियां 9 और आपका 1 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 134 लिख दो, क्या 134 लिख दो, 6 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल साथियों 17,956 हमें प्राप्त हो गया, यानी कि 17,956 किस संख्या का स्क्वायर है, 134 का स्क्वायर है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा गया है कि साइमन ने एक साइकिल 6810 रुपए में खरीदी, उसने 13.5% वैट अदा किया, ठीक है, यानी कि वैट यानी कि एक टैक्स होता है एक तरीके का। तो जो 6810 रुपए वो देकर आया, इसमें ही मतलब वो 13.5 रुपए का वो ऐड करके है, इसमें मतलब 13.5 रुपए वैट ऐड है, अभी और ऐड नहीं करना, इसमें ऑलरेडी ऐड है। तो कहने के साइकिल की सूचीबद्ध कीमत क्या है, यानी कि अगर ये वैट ना होता, 13.5% इसमें ऐड ना होता तो राशि कितनी होती, तो कीमत कितनी होगी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं 13.5%, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 113.5%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6810 दे रखी है। तो मैं कहूंगा 100% की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 113.5 साथियों नीचे आ जाएगा और इसकी गुणा आपकी हो जाएगी 100 से। किससे हो जाएगी साथियों, इसकी गुणा आपकी किससे हो जाएगी, 100 से हो जाएगी। तो अगर बात करें इस जीरो को हटाएंगे, आपका यहां पर क्या बढ़ा लेंगे, आपका साथियों यहां पर बढ़ा लेंगे, यानी कि अब अगर बात करें 68 10 और 0
000 आ गया, भाग कितना आ गया साथियों, 1 यानी कि 1135 आ गया। तो अब अगर बात करें साथियों, अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट कराएं तो 5 से कैलकुलेट करा लेते हैं। 5 से कैलकुलेट देखिए, 5 दूना 10 हो जाएगा भाई, 5 दूना 10 हो गया, और फिर से 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 जाएगा, 5 7 35 हो गया। इसकी अगर बात करें 5 छक्का 5, 5 3 15 हो गया, 5 छंग आपका 30 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 000 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि 227 की किससे गुणा करें कि 1300, ठीक है ना, 1362 आ जाए। क्या आ जाए साथियों, 1362 आ जाए। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो साथियों आप सही जगह तक पहुंच जाएंगे। देखिए अगर हम साथियों इसकी 5 से गुणा कराएं, क्या अगर हम इसकी 5 से गुणा कराएं तो देखिए कितना आता है। देखिए डायरेक्ट एकदम कट जाएगा, 5 सते आपका 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 13 हो गया, 5 दूना 10 11 हो गया, 1135 आया। हमें 1300 चाहिए तो एक और बढ़ाओ, ठीक है ना। क्या बढ़ाओ, यानी कि 227 की गुणा किससे करा लो, 6 से करा लो। क्या किससे करा लो, 6 से करा लो। एक बार देखिए, 6 छंग 36, 6 सते 42 हो गया, 6 दूना 12, 13 14 15 16 आपका हो गया, 6 दूना 12 13 हो गया, बिल्कुल साथियों 1362 आ गया। यानी कि 227 एकम 227 और 227 छंग कितने हो जाएंगे, 1362 हो जाएंगे। तो 6 आ गया, 3 0 है साथियों, यहां पर 3 0 आ गए। तो साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। तो 6000 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। फटाफट आंसर को आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है 2880 रुपए में बेचा जाता है। क्या अगर एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को 10% की हानि होती है। कह रहे कि 10% का अगर उसको लाभ प्राप्त करना हो तो वो साइकिल को कितने रुपए में बेचेगा। देखिए 10% की हानि पर जब वो बेचता है तो वो बिकती है 2880 रुपए में, यानी कि ये 90% की वैल्यू दे रखी है। अगर यहां पर ये होता साथियों, क्या होता, अगर यहां पर होता 10% के लाभ से बेचता है तो मैं लिखता 110% की वैल्यू 2880 है, लेकिन यहां पर 10% की हानि से वो बेच रहा है तो मैं कहूंगा 90% की वैल्यू 2880 है। तो 10% के लाभ से आपको बताना, यानी कि आपको 110 की वैल्यू बताना है। तो 90% बराबर 880, यानी कि अगर हम 2880 बटे 90 आ जाएगा तो ये 1% की वैल्यू निकल आएगी। हमें 110 की वैल्यू निकालना है तो इधर भी हम 110 की गुणा कराएंगे और इधर भी हम 110 की गुणा कराएंगे। इसको सॉल्व कर लोगे आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ भाई 10% से लाभ से जब बेचेगा तो वो कितने रुपए में बेचेगा। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 9 3 27, 9 दूना 18, 32 की जब हम 11 से गुणा करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 2 5 3, यानी कि 3520 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 3520 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब 10% लाभ पर उसे वो बेचेगा तो वो 3520 रुपए की बिकेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहे हैं कि ए और बी एक काम को 15 दिनों में करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो लिख लिया हमने यहां पर क्या, ए और बी, क्या लिख लिया साथियों, ठीक है ना। क्या हमने यहां पर साथियों लिख लिया, हमने यहां पर लिख लिया कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो ये किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि बी और सी की अगर किसी काम को करते हैं तो ये कितने दिनों में करते हैं, ये साथियों 10 दिन में करते हैं। और कहने कि अगर ए और सी किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, ठीक है ना, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो कह रहे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा। इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि तीनों के पहाड़े में है, तो मैं कहूंगा 60 वो नंबर है। 15 चौक 60, 10 छंग 60 और 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अगर अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये क्या है, ये नंबर, ये टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 60 है। चलिए अब देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बतलाता हूं। अब यहां पर देखिए 2 बार ए है, एक ये ए है और एक ये ए है, ठीक है ना। एक ये ए है और एक साथियों ये ए है, ये एक बी है, एक बी ये है, एक ये सी है, एक ये सी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं टोइज ऑफ, यानी कि 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। इतनी साथियों मैं बात लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर बात करते हैं साथियों इन सभी की, अगर बात करते हैं कितने दिन लगते हैं, 4 और 6 10 15, यानी कि 15 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको ये पूरा काम करने में साथियों एक तरीके से जो है ना, ये कितना काम, मतलब तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 15 बटे ये क्या आ जाएगा, 2 यहां पर साथियों नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 15 बटे 2, यानी कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 बटे 7 काम, 15 बटे 2 काम करते हैं। यानी कि एक दिन का काम ये है, तीनों मिलकर एक दिन में 15 बटे 2 काम करते हैं। और टोटल काम 60 है, यानी कि अगर टोटल काम 60 है और तीनों लोग मिलकर 15 बटे 2 काम करते हैं तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से हट जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौक 60 हो जाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 8 दिन में काम होगा साथियों। 8 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर डी, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी
स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। कहा जा रहा है कि 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम यानी कि सबसे बड़ी और लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर आपको बताना है। देखिए यानी कि अगर आपसे शुरू में यानी कि एक ऐसी संख्या जिसके शुरू में 5 आए, सॉरी शुरू में साथियों कितना आए, 3 आए और अंत में क्या आए, अंत में 5 आए, और ऐसी सबसे एक तरीके से क्या महत्तम संख्या पूछी जा रही, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, 9 आ जाना चाहिए, यानी कि 3995 हो गई। एक मैक्सिमम ऐसी सबसे बड़ी संख्या यह है कि जिनके शुरू में 3 और 5 आए, और कहने के इस सबसे छोटी भी यही बताइए, यानी कि जिसके शुरू में साथियों 3 आए और अंत में 5 है, तो यहां पर 0 0 लेना पड़ेगा, सबसे छोटी यही है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर आपसे कहा गया, तो इन दोनों का जब आप अंतर कराएंगे यानी कि 3995 की अगर माइनस आप कराते हैं साथियों इनसे, तो क्या बचेगा, 0 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, यानी कि 990 बचेगा, तो 990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार था और आपके एग्जाम में साथियों ये अवश्य पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसी 2 अंकीय संख्या को, यानी कि 2 अंक की वो संख्या है और कहने के उसके अंकों को पलटकर उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव जो है ना, मतलब जो अगर जोड़ दिया जाए योगफल सदैव विभाजित होता है, तो किससे विभाजित होता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कहने का मतलब यह है कि कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक है ना, कोई भी साथियों 2 अंक की संख्या, मान लीजिए साथियों 36 2 अंक की संख्या है, तो ये संख्या, ठीक है ना, और उसके अंकों को उलटकर जो बनी नई संख्या यानी कि 6 और 3 यही तो बनेगी साथियों, ठीक है ना, तो इनका योगफल कर दिया है, इनका योगफल कितना हो जाएगा, 9 9, यानी कि ये जो योगफल आया है साथियों, कहने कि ये योगफल हमेशा किससे विभाजित होगा, 2 से नहीं, 3 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 11 से साथियों हो जाएगा। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि यहां पर तो मैंने 3 6 और 6 3 लिखा था, आप कोई भी संख्या उठा दो, मान लीजिए आप 2 4 उठा दो और इनके संख्याओं को अगर पलटेंगे तो 4 2 आ जाएगा, इनको अगर आप जोड़ोगे तो 6 6, ये किससे विभाजित होगा, हमेशा 2 से थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, कोई संख्या ऐसी है जो 2 से नहीं हो रही, लेकिन हमेशा वो संख्या 11 से जरूर विभाजित होगी। यानी कि कोई दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लो, 8 2 ले लो और उसको आप पलट दोगे ना, तो 2 8 कर दो, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया आपका और यहां पर 11 आ गया, यानी कि ये किससे विभाजित है, ये 11 से विभाजित है। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, इसमें आपने हिंदी देखी, सामान्य ज्ञान देखी, करंट अफेयर देखी, आपने रीजनिंग देखी, आपने मैथ देखे, मैथ के 10 सवाल ही देखे आपने, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखे। तो क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं साथियों एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन लेना, तो इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी जीडी की डेली आपको 1 क्लास दी जाएगी। मेरा मानना है कि एग्जाम तक अगर वो एक क्लास आपने अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर ली, उसको सिर्फ देख लिया, तो आपका एग्जाम निकलना तय है, रैंकर्स की श्रेणी में आप आओगे।